हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। साल 1947 जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कश्मीर की पहाड़ियों में एक अनकही कहानी ने जन्म लिया। वही कहानी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, वह भूमि जो आज भी संघर्ष और अस्थिरता की प्रतीक है। दरअसल भारतीय स्वतंत्रता और विभाजन के समय महाराजा हरि सिंह की स्वतंत्रता की इच्छा और पाकिस्तान समर्थित कबीली हमलावरों की ताकत आमने सामने थी। हमले के दबाव में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान भारतीय सेना ने कश्मीर की रक्षा के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों जैसे मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ पर पाकिस्तान का कब्जा स्थायी रूप से बना रहा। 1949 में पहली बार भारत पाक युद्ध की शांति के बाद यह क्षेत्र POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में पाकिस्तान के प्रशासन में स्थापित हो गया। हालांकि इसके बाद POK में अस्थिरता लगातार जारी रही। 1955 और 1965 में स्थानीय विद्रोह और पाक प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन हुए। 1971 के युद्ध के दौरान सैन्य गतिविधियां बढ़ी और नागरिक जीवन प्रभावित हुआ। 1980 से 90 के दशक के विरोध प्रदर्शन, प्रशासनिक दमन और अस्थिरता ने POK के हर कोने को छुआ। 2018-19 में गिलगित बाल्टिस्तान में संविधान सुधार के विरोध में बड़े प्रदर्शन हुए। 2024 में बिजली और अनाज की बढ़ती कीमतों ने विरोध और तेज किया और वर्तमान में तो अवामी एक्शन कमेटी द्वारा प्रस्तुत 38 बिंदु मांग पत्र के तहत शटर डाउन स्ट्राइक चल रहा है, जिसमें अब तक सुरक्षा बल और नागरिकों के बीच टकराव के कारण कई लोग घायल और मारे जा चुके हैं। POK की रणनीतिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन और चीन के नजदीक होना इसे न केवल भौगोलिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने POK को भारत के कानूनी और वास्तविक नियंत्रण में लाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दा उठाना, LOC पर सैन्य तैयारियां और सतर्कता बढ़ाना, भारतीय जम्मू कश्मीर में आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी का विकास, वैश्विक समुदाय को POK में मानवाधिकारों की स्थिति से अवगत कराना और बार बार POK के लोगों को भारत के हिस्से के रूप में अपनाने का आश्वासन देना। यह केवल राजनीतिक रणनीति नहीं है, बल्कि रणनीति, विकास और न्याय का संगम है। भारत इस कहानी को बदलने और POK में स्थिरता लाने के लिए दृढ़ है। POK के पहाड़ों से गूंजती आवाज अब बदलाव की प्रतीक्षा कर रही है और उम्मीद है कि यह आवाज जल्द ही एक नई सुबह की गूंज भी बन जाएगी। POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एक ऐसी भूमि जहां के लोग आज भी अपने अधिकारों और शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें शांति मिली है और ना ही उनके अधिकार। बात केवल यहाँ के लोगों की ही नहीं है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी POK शुरुआत से ही तनाव का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच हुए अनेक संघर्षों के दौरान POK एक नए भूमिका के रूप में उभरा भी है। अब जरूरी बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद से आज तक POK की क्या क्या भूमिका रही है भारत और पाकिस्तान के बीच। साथ ही एक बड़ा प्रश्न यह है कि आने वाले समय में अगर POK को भारत में शामिल किया जाए तो भारत के पास वो कौन से विकल्प हैं जिनका उपयोग करते हुए POK को भारत में शामिल किया जा सकता है। इन सभी बातों पर चर्चा रहेगी आज की हमारी इस क्लास में। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। POK की कहानी शुरू होती है भारत की स्वतंत्रता के साथ ही। दरअसल जिस समय भारत की स्वतंत्रता हुई थी उसी समय भारत में अनेक रियासतें थी और उन्हीं रियासतों में एक थी जम्मू कश्मीर की रियासत, जिसको कश्मीर की रियासत कहा जाता था। दरअसल रियासतों को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप या तो भारत में शामिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में, या फिर आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इसी दौरान कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र रखने की इच्छा जाहिर की और कहा कि ना तो वो भारत में मिलना चाहते हैं ना ही पाकिस्तान में। लेकिन दरअसल पाकिस्तान की शुरुआत से ही कश्मीर के ऊपर एक तीखी नज़र थी। दरअसल पाकिस्तान के मामले में जम्मू कश्मीर शुरुआत से ही आकर्षण का एक महत्वपूर्ण बिंदु बना हुआ था और इसके पीछे का कारण था कश्मीर की आवाम जो खास तौर पे मुस्लिम थी और दूसरा रीजन था कश्मीर की स्वतंत्रता, और इसी कारण ने पाकिस्तान को कश्मीर पर हमला करने के लिए मजबूर किया। भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ। महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र शासन करने की स्थिति ही अपने सामने प्रस्तुत रखी और इसी के साथ अक्टूबर 1947 में एक बड़ा परिवर्तनकारी मोड़ आया और ये परिवर्तनकारी मोड़ था पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों के द्वारा जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण और जम्मू कश्मीर में अचानक से अशांति का हो जाना।
दरअसल इस दौरान इन सभी कबायली लड़ाकों ने पाकिस्तान से हथियार लेकर और साथ ही पाकिस्तान से सहायता लेकर जम्मू कश्मीर पर हमला किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए अब कश्मीर को। लेकिन दरअसल इस दौरान जब स्थिति को देखा गया तो महाराजा हरि सिंह ने यह भांप लिया था कि वो इन लड़ाकों से लड़ने में खुद पूरी तरह से सशक्त नहीं है। तो इसी वजह से महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि देखिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, ये आपका मामला है, और अगर ये भारत का हिस्सा होता तो यहाँ कुछ प्रयास किया भी जा सकता था। महाराजा हरि सिंह ने सीधे तौर पर जाहिर कर दिया कि मैं पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता हूँ, भले ही मुझे भारत में शामिल होने का विकल्प मिल जाए तो ये बेहतर रहेगा। और इसी के बाद 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर की रियासत के माध्यम से हम देखते हैं एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है, और वो समझौता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और यह वही दिन था जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। जैसे ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तो उसके बाद तुरंत हमने भारत की सेनाओं को यह आदेश दिया कि आप जाइए और कश्मीर को बचाइए। तो इस समय कश्मीर को बचाने के लिए हवाई मार्ग से हमले किए गए, और साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ हम लोगों ने युद्ध देखा। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में हमारी सेनाओं ने एक बड़ी ही खास स्थिति प्रस्तुत की, और भारतीय वीर यहाँ पूरे शौर्य के साथ लड़े। लेकिन इसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को स्वतंत्र तो करा लिया इन लड़ाकों से, वहां से कब्जा छुड़ा लिया, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा इन लड़ाकों के कब्जे में और पाकिस्तान के कब्जे में बना रहा। उसके बाद इस मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया, और आज तक नहीं हो पाया, और वहीं युद्ध विराम और क्षेत्र विभाजन की स्थिति सभी के सामने आई। इस पूरे के पूरे संघर्ष के बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम किया, और युद्ध विराम के बाद वास्तविक विभाजन की स्थिति सबके सामने रखी गई। इस दौरान दोनों देशों ने जहां सहमति रखी उसमें था भारत के हिस्से में आया कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख का हिस्सा। वहीं पाकिस्तानी सेना के कबायली लड़ाकों के माध्यम से जो नियंत्रण स्थापित किए गए क्षेत्र थे उसमें पश्चिमी जिले और उत्तरी क्षेत्रों पर कब्जा शामिल था, और पश्चिमी जिले को इस दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर के रूप में आगे स्थापित किया गया, और वहीं उत्तरी क्षेत्र को गिलगित बाल्टिस्तान के रूप में आज तक हम लोग जानते आए हैं। तो ये वो स्थिति थी जहां पर दोनों देशों की सेनाओं का या लड़ाकों का जिस जिस क्षेत्र पर कब्जा रहा वो क्षेत्र उस देश के हिस्से में आ गया। जिस क्षेत्र तक भारत ने अपना कब्जा स्थापित किया था वो हिस्सा भारत को मिला, और जिस क्षेत्र तक पाकिस्तान के लड़ाकों ने कब्जा स्थापित कर लिया था वो हिस्सा पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में उस समय चला गया। हालांकि इस पूरे के पूरे हिस्से को पाकिस्तान अपने नक्शे में स्वतंत्र रूप से दिखाता आया है, और साथ ही ये पूरा हिस्सा भारत के नक्शे में भी शामिल है, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है जिस पर एक गलत तरह से कब्जा किया था पाकिस्तान ने। बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं रही, उसके बाद इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया गया, और 1 जनवरी 1948 को भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अपील की गई जम्मू कश्मीर के मुद्दे के लिए। और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जब इस समय यहाँ सुनवाई की गई तो सुनवाई के बाद स्थापित किया गया यूनिसिप, यानी कि यहाँ पर स्थापित किया गया था UNCIP यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जब ये कमीशन स्थापित किया गया तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत और पाकिस्तान के बीच के कश्मीर के मुद्दे को सुलझाया जाए, और इसकी स्थापना के लिए प्रस्ताव 47 पारित किया गया जो 21 अप्रैल 1948 को किया गया था। हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में विसैन्यीकरण के अधीन जनमत संग्रह का आह्वान किया गया। कहा गया कि भाई आप ये पूरा का पूरा निर्णय कश्मीर की आवाम पर छोड़ दीजिए, कश्मीर में आप एक जनमत संग्रह कराइए, और जनमत संग्रह के बाद अपने आप ये स्पष्ट हो जाएगा कि जिस हिस्से में जनता शामिल होना चाहती है वो हिस्सा फिर उस देश के पास चला जाएगा। तो अब इसके बाद जब बात जनमत संग्रह की आई तो पाकिस्तान ने अपने कदम यहाँ से पीछे खींच लिए, और यहाँ आज तक कभी भी जनमत संग्रह कराया ही नहीं गया। 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में युद्ध विराम लागू हो गया। इस दौरान पाकिस्तान का जिन क्षेत्रों पर कब्जा रहा वो पाकिस्तान को मिल गए, और जिन क्षेत्रों पर भारत का कब्जा रहा वो भारत के नियंत्रण में आ गए। और इस पूरी की पूरी परिस्थिति के बाद हमने POK को देखा, और POK के साथ साथ ये भी देखा कि POK 2 भागों में बटा हुआ है। POK के मामले में जो पश्चिमी हिस्सा है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर कहलाता है, और POK का जो उत्तरी हिस्सा है वो गिलगित बाल्टिस्तान के रूप में जाना जाता है। अब इस पूरी स्थिति के बाद हमने कोशिश की कि अनेक बार इस मुद्दे को सुलझाया जाए, जिसके लिए बातचीत हुई, वार्ताओं के दौर हुए, अलग अलग मंचों पे इसका डिस्कशन किया गया, लेकिन उसके बावजूद इस मुद्दे का अंतिम समाधान नहीं हुआ। जहां एक तरफ हम इस मुद्दे का समाधान चाहते थे और भारत ये चाहता था कि वार्ताओं के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से ये भारत को मिल जाए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार ऐसे कार्य कर रहा था जिससे POK के ऊपर उसका नियंत्रण और भी पुख्ता और मजबूत होता जा रहा था।
इसी का ही एक बड़ा उदाहरण है कराची समझौता। दरअसल 28 अप्रैल 1949 को पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के द्वारा कराची समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दरअसल कराची समझौते पर हस्ताक्षर करने का एक बड़े मामला यह था कि पाकिस्तान को पीओके के रक्षा, विदेश मामले और उत्तरी क्षेत्र जो गिलगित बाल्टिस्तान था उसका नियंत्रण दे दिया गया। यानी कि इस पूरे के पूरे समझौते का मामला दो अलग अलग भागों में रखा गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए अलग मामला रखा गया और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए अलग मामला रखा गया। यहाँ सीधे तौर पर पाकिस्तान ने यह स्थिति रख दी कि भाई आप लोगों के रक्षा का मामला, विदेश का मामला और साथ ही उत्तरी क्षेत्र यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान का मामला हमारे नियंत्रण में रहेगा। और साथ ही जो पश्चिमी हिस्सा था उस पश्चिमी हिस्से को कह दिया गया कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर रहेगा। हालांकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तानी सरकार का अनेक मामलों में हस्तक्षेप मौजूद रहेगा, और जिसमें विदेश मामले पाकिस्तान के पास ही थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और साथ ही उससे जुड़े हुए रक्षा की चीज़ें भी पाकिस्तान के पास ही रखी गई। इस पूरे के पूरे समझौते को संपन्न किया गया और समझौते के संपन्न होने के साथ ही जो पीओके वाला क्षेत्र है, जिसको इस समय आज़ाद जम्मू कश्मीर के रूप में जाना जाता है, उसकी स्वायत्तता कम हो गई। और स्वायत्तता कम होने के साथ साथ ही केवल उसको आंतरिक मामलों पर अधिकार दिया गया कि आप अपने आंतरिक मामलों को संभाल सकते हैं। अब आंतरिक मामलों को संभालने की स्थिति में ही इंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लागू किया गया आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए, जहां उसको आंतरिक मामलों तक ही सीमित कर दिया गया और उसके सारे सैन्य और विदेशी मामले पाकिस्तान के प्रशासन में चले गए और पाकिस्तानी सरकार ने इस प्रकार से इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब इस पूरे घटनाक्रम में आज़ाद जम्मू कश्मीर को अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो मिला, लेकिन ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हस्तक्षेप से ही निर्धारित होते हैं और पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ही इनको चलना होता है और पाकिस्तान की बातें मान करके ही ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का कार्य संभालते हैं। अगर इन्होंने कोई भी गलती की तो उसके बाद यहाँ पर परिवर्तन कर दिया जाता है। पाकिस्तान का कश्मीर मामलों का मंत्रालय केंद्रीय प्रभाव रखता है इन सभी चीज़ों के मामले में। तो इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जहाँ एक तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर को केवल नाम ही आज़ाद दिया गया, उसके बाद यहाँ देखा जा गया कि यहाँ पर आज़ादी जैसी कोई भी स्थिति नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ गिलगित और बाल्टिस्तान का प्रश्न यहाँ पर अब और भी ज़्यादा एक नए रूप में सामने आया। क्योंकि दरअसल जिस प्रकार का ये कराची समझौता था, इस कराची समझौते को काफ़ी लंबे समय तक छुपा के रखा गया दुनिया की नज़रों से और किसी के सामने नहीं आने दिया, जिसके बाद विवाद और ज़्यादा बढ़ गए और गिलगित और बाल्टिस्तान का जो प्रश्न था ये एक अलग रूप में पहुंच गया। क्योंकि दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान का इतिहास एक अलग इतिहास है। दरअसल यहाँ उत्तर में डोगरा शासन का पतन होता है और 1947-48 में एक स्थानीय विद्रोह के बाद ये देखा जाता है कि पाकिस्तानी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है। संवैधानिक दर्जे और संघीय नियंत्रण की कमी के कारण यहाँ के लोग अनेक बार विरोध करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी स्थिति बहाल की जाए और हमें अधिकार भी मिले और संवैधानिक स्थितियाँ भी मिले, हमें संसद भी मिले और हम स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं। लेकिन दरअसल ऐसा कभी नहीं हुआ और जब जब यहाँ के लोगों ने प्रयास किया एक बड़े विद्रोह को आगे बढ़ाने का, तब पाकिस्तान के द्वारा यहाँ दमन का कार्य किया गया। हालांकि 2009 में पाकिस्तान ने कुछ स्थिति में बदलाव के लिए प्रयास तो किए जब गिलगित बाल्टिस्तान के सशक्तिकरण एवं स्वशासन आदेश 2009 को लागू किया गया। इस दौरान गिलगित बाल्टिस्तान को इसकी अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री तो दिए गए, लेकिन सीमित स्वायत्तता के साथ ही, और आज भी इसके पास में पूर्ण प्रांतीय दर्जा नहीं है। तो अभी तक ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है पाकिस्तान की मर्जी से इस प्रकार से ही चलता हुआ आ रहा है। अब पाकिस्तान के अकॉर्डिंग केवल ये हिस्से का प्रशासन ही नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान ने इस हिस्से को भारत के खिलाफ एक बड़ी रणनीति के तहत भी इस्तेमाल किया। 1950 और 60 का दशक इस पूरे क्षेत्र के एकीकरण और आंतरिक संघर्ष का दशक रहा। दरअसल इस दौरान स्थानीय राजनीतिक दलों में सत्ता संघर्ष चलता रहा, जिसमें खास तौर पे ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रवादी दल शामिल थे। इनके बीच में पूरा का पूरा संघर्ष लगातार चलता रहा और साथ ही पाकिस्तान का दबाव जनता को वास्तविक लोकतांत्रिक अधिकारों से दूर रखता रहा। उनको कभी भी अपने ना तो पूरी तरह से अधिकार मिले और ना ही उनको अपनी स्वतंत्रता की स्थिति कभी महसूस भी हुई। 1950 के दशक में कई बार यहाँ विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें एक बड़ा एग्जाम्पल है 1955 का पुंछ विद्रोह। दरअसल सुदान जनजाति ने पाकिस्तानी प्रशासन के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह करा और इस बुरे के विद्रोह में इन्होंने मांग रखी कि देखिए हमें वास्तविक स्वायत्तता चाहिए, वास्तविक स्वायत्तता के साथ साथ लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए। इस पूरे के पूरे विद्रोह में किसानों, व्यापारियों और राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा सभी मोर्चे पर मामले को संभाला गया और उन्होंने ही लीड किया। हालांकि ये पूरा का पूरा विद्रोह बहुत आगे ना बढ़ सका और ना ही इस विद्रोह के हिस्से में कुछ खास सफलताएं आई, क्योंकि दरअसल जल्द ही पाकिस्तान ने सेनाओं को भेजकर इस पूरे के पूरे विद्रोह को दमन कर दिया और विद्रोह के दमन के साथ ही इस पूरे क्षेत्र में अब पहले से ज्यादा और भी सेनाओं की उपस्थिति स्थापित कर दी गई। तो सेनाओं के अकॉर्डिंग चीजों को लगातार बार बार पाकिस्तान दबाता रहा और चीजों में अपनी मजबूती स्थापित करता रहा। अब इसी घटनाक्रम के बाद एक वो दौर था जिस दौर में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र को भारत के खिलाफ एक बड़ी रणनीति के रूप में स्थापित किया। अब यहाँ पर एक बड़ा बदलाव 1963 से होना शुरू हो गया। दरअसल 1963 में जब इस पूरे के पूरे क्षेत्र ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, वो था
पाकिस्तान और चीन के बीच समझौता। दरअसल 1963 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ में एक समझौता किया और ये समझौता था ट्रांस काराकोरम क्षेत्र को लेकर, जिसको शाक्शगाम घाटी के रूप से भी जाना जाता है। 2 मार्च 1963 के दिन पाकिस्तान और चीन के बीच में सीमा समझौता हुआ, जिसको बॉर्डर एग्रीमेंट कहा जाता है। इस सीमा समझौते के दौरान पाकिस्तान ने कहा कि ये समझौता हम मित्रता और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच में दोस्ती को और भी मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने ये ट्रांस काराकोरम का क्षेत्र चाइना के नाम कर दिया और ये एक बड़ी भूमि थी, जिसके बाद इस क्षेत्र में नए नए परिवर्तन देखे गए। इसके बाद क्षेत्रीय विवाद और भी ज़्यादा जटिल हो गया और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48, 1965 और 1999 के संघर्षों का एक बड़ा केंद्र बन के उभरा। तो दरअसल जो ट्रांस काराकोरम वाला एरिया है, वो ये एरिया है जो हमें यहाँ उत्तर में देखने को मिलता है। तो यही एरिया 1963 में पाकिस्तान ने समझौते के बाद चाइना को दे दिया था और आज तक यह हिस्सा लगातार पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर जाकर चाइना के द्वारा प्रशासित है और साथ ही चाइना यहाँ इस क्षेत्र के अंदर अपनी अलग अलग योजनाओं का संचालन भी करता रहता है। ये एक बड़ा मोड़ था। इसके बाद पूरी दुनिया ने खास तौर पर इस क्षेत्र पर नज़र डाली, क्योंकि एक निर्णायक मोड़ था, परिवर्तनकारी मोड़ था, जहाँ पाकिस्तान ने एक बड़ा हिस्सा चाइना के नाम कर दिया था। बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं रही। अब हम लोगों ने कोशिश की कि चीज़ों को एक नया रूप दिया जाए, जिसके लिए शिमला समझौता सामने आया। हालांकि शिमला समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच लगातार चल रहे विवादों के बीच एक कड़ी तो था ही था, लेकिन साथ ही पाकिस्तान अपनी हार को छुपाने के लिए भी शिमला समझौते के लिए तैयार हुआ था। दरअसल 1971 में जिस प्रकार से भारत के प्रयासों के बाद बांग्लादेश का गठन हुआ और बांग्लादेश के गठन के दौरान पाकिस्तान को जो करारी हार का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान की सेनाओं को, जो सैनिक थे, उनको बंदी बना लिया गया और पाकिस्तान को जो बड़ा नुकसान हुआ, उसे छुपाने के लिए पाकिस्तान मजबूरन शिमला समझौते के लिए तैयार हुआ था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की भारी हार रही और बांग्लादेश के निर्माण और साथ ही पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को भारत ने अपने कब्जे में रखकर बंदी बना लिया था। तो भारत के सामने इस समय पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो आत्मसमर्पण कर चुके थे। अब फिलहाल यहाँ बातचीत होना था स्थायी शांति के लिए और कैदियों की रिहाई पर। तो स्थायी शांति और कैदियों की रिहाई के लिए ही भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था और पाकिस्तान ने इस दौरान अपनी हार के ऊपर छुपाने का कार्य किया। तो 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ, जहां भारत तो शामिल हुई हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे, जिसका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। दोनों देशों ने शिमला समझौता किया और शिमला समझौते के तहत कुछ खास महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिमला समझौते के मामले में जो पहला महत्वपूर्ण निर्णय था वो था 1949 की सीज फायर लाइन को 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में स्थापित करना। दरअसल 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन रेखा, उसको सीज फायर लाइन के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1972 में इसको एक नया नाम दिया गया, वो था लाइन ऑफ कंट्रोल। और दोनों देशों ने ये सहमति जाहिर की थी कि अब हम लोग LOC पे एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और साथ ही दोनों में से कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान मानने वाला कहाँ था। विवादों का द्विपक्षीय समाधान किया जाएगा, ये एक बड़ा परिवर्तन था दोनों देशों के बीच में। दरअसल अब तक जो हमारे विवाद थे, चाहे वो POK को लेके ही विवाद क्यों ना हो, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामला चला करता था और दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन जिस समय शिमला समझौता हुआ तो दोनों देशों ने क्लैरिटी जाहिर कर दी कि देखिए, जो भी हम दोनों देशों के बीच के मुद्दे होंगे वो द्विपक्षीय समाधान से ही सॉल्व किए जाएंगे। अब दरअसल किसी भी प्रकार के तीसरे पक्ष को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही वो UN ही क्यों ना हो। तो दोनों देशों ने यहाँ पर ये नई स्थिति दिखाई कि द्विपक्षीय समाधान पर कार्य किए जाएंगे। पाकिस्तान के जो कैदी थे उनकी वापसी को लेकर भी समझौता हुआ और धीरे धीरे भारत में पाकिस्तान के सारे सैनिक इसको वापस भी कर दिए। और इसके अलावा ये भी माना गया कि दोनों देश व्यापार, संचार और यात्रा के लिए अनेक अवसरों पर कार्य करेंगे और दोनों देशों के संबंध अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान इस समझौते में शामिल भी हुआ और पाकिस्तान ने इस समझौते के तहत इन सभी बातों के लिए रजामंदी और सहमति भी जाहिर कर दी। लेकिन दरअसल पाकिस्तान के अंदर मन ही मन में हार का जो शर्म थी, वो हार की शर्म उसको लगातार झंझोड़े जा रही थी। इस हार की स्थिति के बाद पाकिस्तान उबर नहीं पा रहा था और बार बार वो अंदर ही अंदर खुद के मामले में चीज़ों को सोच रहा था कि वो कैसे इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में हार गया। एक बड़ी भूमि उसके हाथ से चली गई जो बांग्लादेश बन गई और भारत के इस पूरे मामले में बड़ा रोल था जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान ने एक भारत के लिए नई रणनीति तैयार की
और जब पाकिस्तान को देखा कि हमारी सेनाएं मजबूती से काम नहीं चला पा रही हैं और अब भारत को सीमा पर सामने से हराया पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि भारत के मामले में पाकिस्तान अब तक कई बार हार का सामना कर चुका था और अब पाकिस्तान ये बात समझ चुका था कि सामने से भारत को हराना पॉसिबल नहीं है। तो अब दरअसल पाकिस्तान ने छद्म युद्ध की रणनीति अपनाई और पाकिस्तान ने एक ऐसा निर्णायक रणनीति को स्वीकारा जिसने भारत को आज तक परेशान करके रखा, और वही पाकिस्तान की रणनीति है आतंकवाद। अब जब इन सारे घटनाक्रमों में पाकिस्तान अब तक परेशान हो चुका था और बार बार मुंह की खा चुका था, तो पाकिस्तान ने अपनी भूमि पर उग्रवाद और छद्म युद्ध को बढ़ावा दिया, जो 1980 के दशक से शुरू होता है। इस दौरान 1971 के युद्ध और शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान को बड़ी हार जो मिली थी, उसका वो चाहता था कि वो बदला ले, और इस समय पाकिस्तान के सैन्य शासक था जिया उल हक। अब जिया उल हक ने भारत के खिलाफ 1000 साल की युद्ध वाली नीति को अपनाया, और इस 1000 साल की युद्ध वाली नीति के तहत पाकिस्तान सीधे तौर पर स्वीकार चुका था कि सीधी लड़ाई संभव नहीं है, तो अप्रत्यक्ष युद्ध भारत के खिलाफ करना होगा। पाकिस्तान ने पीओके के अंदर लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया और साथ ही पीओके में आतंकी प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना की, जहां पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार दोनों मिलकर अलग अलग प्रकार के आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर रही थी। इस दौरान पीओके में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और आदि अनेक संगठनों के ठिकाने बनाए गए। इनकी ट्रेनिंग पे काम किया गया, इनको हथियार देने का कार्य किया गया, हथियार चलाने सिखाए गए, और साथ ही हर एक प्रकार की रणनीति के लिए इन लोगों को तैयार किया गया। और यह पाकिस्तान के लिए एक प्रकार के प्रॉक्सी सोल्जर्स थे, जो पाकिस्तान के मंसूबों को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे। तो इन्होंने जिस प्रकार से इस पूरे के पूरे संगठन को तैयार किया, इस पूरी की पूरी रणनीति को तैयार किया और अपने लिए ये सारे के सारे प्रॉक्सी सैनिक तैयार किए, यही सैनिक भारत के लिए आतंकवाद और भारत की समस्याओं की जड़ बन गए। अब वहीं इन सैनिकों को जब शुरुआत में ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग के बाद इनको बताया गया कि देखो पीओके से कश्मीर में घुसना कितना आसान है। कश्मीर में घुसपैठ के लिए अनेक बार इन लोगों को तैयार किया गया, सभी चीज़ें सिखाई गई, और इन लोगों ने बाद में कश्मीर में घुसपैठ करके हम लोगों को किस कदर परेशान किया, वो सारी बातें भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो ये पूरा का पूरा वो समय था जिस समय पर सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के लिए अभियान शुरू किया था, अफगानिस्तान में तख्ता पलट का कार्य किया था। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, सैन्य बल का प्रयोग किया 1979 में, और इस दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के द्वारा इन लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दी गई और साथ साथ हथियार भी दिए गए। जिस समय सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के बाद में सोवियत संघ को यहाँ हार की खानी पड़ी, तो हार खाने के बाद में अब दरअसल सोवियत संघ तो शांत बैठा था, लेकिन यहाँ अमेरिका और पाकिस्तान के इस गठबंधन को जीत प्राप्त हुई। सोवियत संघ हार के चला गया, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों यहाँ पर दिखा चुके थे कि हाँ, स्थिति में वो भारी स्थिति में है, वो मजबूत स्थिति में। अब दरअसल इन लड़ाकों का किया जाए, तो अब यहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका इन दोनों ने स्ट्रेटेजी तैयार की कि जिन लड़ाकों ने अफगानिस्तान के मामले में यूएसएसआर को हार दिखाई है, अब इन लोगों को भारत की तरफ भेजा जाए। तो जो लड़ाके अफगानिस्तान के मामले में सोवियत संघ के खिलाफ खड़े थे, बाद में उन्होंने जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में घुसपैठ करके भारत के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया। और इस दौरान भारत में एक बड़ी दिक्कत थी 1987 के चुनाव। जिस समय 1987 के चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, उसके बाद इन चुनावों के मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाया, कहा गया कि ये चुनाव गलत तरह से थे, इन चुनावों के अंदर स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और ये चुनाव रद्द किए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर इस दौरान चुनावों के मामले में असंतोष का सामना कर रहा था, और वहीं असंतोष का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने पीओके वाले क्षेत्र से आतंकियों की घुसपैठ करवा दी, और इन आतंकियों की घुसपैठ के बाद कश्मीरी उग्रवाद की शुरुआत हुई। यानी कि पाकिस्तान के ही लोग थे जिन लोगों ने मदद की थी इन आतंकवादी समूहों को भारत के अंदर प्रवेश करने के लिए, और भारत में प्रवेश करके इन्होंने कश्मीर वाले क्षेत्र से भारत की व्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इस चुनाव के बाद ही शुरुआत हो जाती है भारत में कश्मीरी उग्रवाद की, क्योंकि अब दरअसल आतंकवादियों को भारत में आने का रास्ता भी मिल चुका था और उनके संपर्क भी अच्छे खासे स्थापित हो चुके थे। कश्मीरी उग्रवाद की शुरुआत होती है और इस दौरान भारत में आतंकवाद और प्रचार युद्ध की नीति को अपनाया जाता है। हजारों घुसपैठिए भारतीय कश्मीरी क्षेत्र में आते हैं, हथियार, विस्फोटक सामग्री और पाकिस्तानी फंडिंग के साथ में, और ये भारत में आकर के भारत के खिलाफ अनेक प्रकार के कार्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की जान लेते हैं, और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र को आज़ाद कराने के लिए और इस्लामिक बनाने के लिए ये अपनी रणनीतियों को यहाँ लागू करना शुरू कर देते हैं। 1990 और 99 का दौर तो पूरा हिंसा का दौर ही रहा है जम्मू कश्मीर और पीओके के मामले में। 1990 से 99 तक घाटी में हिंसा चरम पर पहुंची,
घाटी को इस्लामिक राज्य बनाने का एजेंडा साफ कर दिया गया इन आतंकवादियों के द्वारा। मस्जिदों के लाउडस्पीकर से बहुत ज़्यादा धमकी भरी अनाउंसमेंट हुआ करती थी, और यहाँ धमकी भरी अनाउंसमेंट में एक खास जो कॉमन अनाउंसमेंट थी वो थी राविल चाविल या गाविल। अब राविल चाविल या गाविल एक ऐसा नारा था उस समय का जिसे सुनने वाले व्यक्ति कांप जाया करते थे, और ये नारा था नॉन मुस्लिम्स के लिए, और यही मामला जुड़ा था कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड से, नरसंहार से। राविल चाविल या गाविल, इसका अर्थ था या तो हमारे साथ मिल जाओ, या जम्मू कश्मीर से भाग जाओ, या फिर मर जाओ। तीनों में से जो भी विकल्प चूज करना चाहो वो खुद से यूज कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को राविल चाविल गाविल के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया था इन आतंकवादियों के द्वारा। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में लाखों कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन किया। हजारों कश्मीरी पंडितों की इस पूरे घटनाक्रम में जान गई। जनवरी 1990 में हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया और जम्मू कश्मीर में गवर्नर शासन लागू हो गया। गवर्नर शासन, जिस समय जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर में व्यवस्था बिगड़ने के बाद में, यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद, पहले गवर्नर शासन लगता था 6 महीने के लिए, और उसके बाद ही यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। तो वही स्थिति थी, यहाँ गवर्नर शासन लागू हुआ। कई कश्मीरी पंडित नेताओं, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों की हत्या की गई, और डर और दहशत के कारण 3 से 4 लाख कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद वो पूरे के पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर बचे, और उन्होंने जाकर अपने लिए छत ढूंढी, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, और वो आज तक वापस अपने घर लौटने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि परिवर्तन होगा, स्थिति बदलेगी, और तब हम वापस अपने घर पहुंच पाएंगे, और घर पहुंचकर ठीक से फिर दोबारा कश्मीर में रहेंगे। ये कहानी थी 1990 से 99 के दौरान हिंसा की, और इसी हिंसा के बाद हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध। और ये कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने पीओके के माध्यम से ही भारत से लड़ा था, और पीओके से ही भारत में घुसपैठ की थी। 1999 की शुरुआत में पाकिस्तान की भारत में घुसपैठ होती है, और कश्मीर के कारगिल और किश्तवाड़ इलाकों में घुसपैठ करके अनेक चोटियों पर कब्जा करने का कार्य करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को एलओसी पार करने के लिए मजबूर करना। दरअसल इस दौरान पाकिस्तान भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरना चाहता था, और वो चाहता था कि दुनिया के कई देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करे, और वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि उसने भारत में घुसपैठ नहीं किया, बल्कि भारत ने घुसपैठ करके पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। लेकिन भारत की अपनी रणनीतियां शुरुआत से ही सभी मामलों में स्पष्ट रहती थी। कश्मीर में उग्रवाद को और ज्यादा बढ़ावा देना भी इस पूरे के पूरे मामले का उद्देश्य था, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कमजोर करना भी इसमें शामिल रखा गया। मई 1999 में पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने कारगिल सेक्टर पर कब्जा कर लिया, और कारगिल सेक्टर पर कब्जा करने के बाद जो यहाँ अलग अलग चोटियां थी, उन अलग अलग चोटियों के ऊपर इन्होंने कब्जा स्थापित कर लिया, और साथ साथ ये पूरे के पूरे क्षेत्र सैन्य दृष्टि से बड़े ही रणनीतिक माने जाते थे। जैसे ये खबर भारत में फैली और भारत सरकार को पता लगी, भारत सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन विजय, और हमारी सेनाओं को आदेश दे दिया गया कि कुछ भी करो, लेकिन इन लड़ाकों को और पाकिस्तानी सेनाओं को खदेड़ कर वापस फेंक करके आओ। हमारे बलों ने यहाँ पर पूरा प्रयास किया, हमारे बल जाके लड़े, हमारे सैनिकों ने यहाँ बलिदान दिया, भारत के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी भूमि के लिए संघर्ष किया। लेकिन इस पूरे के पूरे संघर्ष की कहानी लगभग 2 महीने तक चली, और 2 महीने तक चलने के बाद हमने अपनी सारी चोटियों पर फिर दोबारा कब्जा स्थापित किया, पूरी की पूरी स्थिति को संतुलित किया, और पाकिस्तान को यहाँ पर खदेड़ कर वापस से इसके हिस्से में भगा दिया। जुलाई 1999 काबुल संवाद और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर पाकिस्तान को यहाँ से पीछे हटना पड़ा। एलओसी पर पूरी रक्षा और सभी चोटियां भारत ने प्राप्त की, और एलओसी की शक्ति और पीओके की रणनीतिक भूमिका इस दौरान खास तौर पर उजागर हुई। पता चला कि एलओसी की क्या स्थिति है, और साथ ही पीओके भारत के लिए किस प्रकार आने वाले समय में लगातार चुनौतियां बनता रहेगा। ये सभी बातें यहाँ पर अब जानने समझने के लिए स्पष्ट हो चुकी थी, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में भी पीओके ने बड़ा रोल निभाया। तो पीओके भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक मोर्चों पर संघर्ष का कारण इसी प्रकार बना रहा। आतंकवादियों के भारत में आने के लिए भी पीओके जिम्मेदार, और साथ ही भारत में घुसपैठ के लिए भी पीओके जिम्मेदार, और भारत की व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए, कश्मीर की अशांति के लिए, चाहे कश्मीरी पंडितों के साथ जो जेनोसाइड हुआ उसके लिए, वो सभी के लिए पीओके की स्थिति जिम्मेदार है, क्योंकि पीओके की स्थिति में ही आतंकी ठिकाने बना रखे हैं पाकिस्तान ने, और उन्हीं ठिकानों के तहत लोग भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, और भारत में प्रवेश करने के बाद भारत की व्यवस्था को गड़बड़ाने का कार्य करते हैं। चाहे हम बात करें भी बीते दिनों हुए पहलगाम आतंकवादी हमले की, वहां भी पीओके की ही भूमिका थी, और वहीं से ही लोग भारत में आए, कश्मीर में आकर के 26 लोगों की जान ले ली। इस
घटनाक्रम के बाद हम देखते हैं कि भारत में फिर भी उग्रवाद का दौर खत्म नहीं होता और 2000 का दशक भी उग्रवाद और आतंकवाद से ही जुड़ा रहता है। हालांकि इस दौरान भारत में उग्रवाद का एक नया रूप देखा गया, क्योंकि अब उग्रवाद केवल कश्मीर तक सीमित नहीं रहा बल्कि कश्मीर से बाहर निकल चुका था और भारत के अनेक हिस्सों को टारगेट कर रहा था। इसमें एक बड़ा मामला था 2002 में, जब जम्मू में कासिम नगर नरसंहार हुआ, जब आतंकवादियों के द्वारा 19 हिंदू मजदूरों की हत्या कर दी गई। इसके बाद एक बड़ी घटना हुई 2001-2002 की, जब भारतीय संसद पर हमले का एक बड़ा प्रयास किया गया और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। 5 आतंकवादियों ने इस दौरान भारी फायरिंग की और विस्फोट किए। 9 लोगों की मृत्यु के सहित में कई लोग घायल हो गए। सशस्त्र बलों और सुरक्षा के मामले में हमला किए गए। इसकी पूरी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने ली और भारत ने इसके बाद ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए। लेकिन बात केवल इस हमले तक सीमित नहीं रही, बल्कि आतंकवादियों ने अब भारत के अनेक हिस्सों को टारगेट करना शुरू कर दिया। 2003 से 5 के दौरान लगातार सीमा पर घुसपैठ हुई, घाटी में आतंकवादी हमले होते रहे। 2008 में मुंबई हमला हमारे लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिस हमले के तहत भारत आज तक चीज़ों से उबर नहीं पाया है। लेकिन हाँ, सुरक्षा के मामले पर हम लोग अनेक प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा भारत में कभी भी ऐसा कोई हमला ना देखा जाए और चीज़ें मजबूती से स्थापित रहे। ये वो बड़े हमले हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन इन बड़े हमलों के अलावा अनेक छोटे हमले भी अलग अलग जगह आतंकवादियों ने किए, जहाँ पर लोगों की जान गई और हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और यहाँ हमें पता चला कि हमारी सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक बनी हुई है, जिस चूक का फायदा उठाकर आतंकवादी भारत में आ भी रहे हैं, अनेक स्थानों पर घूम भी रहे हैं और आकर के अपने मंसूबों को अंजाम भी दे रहे हैं और मकसद पूरा कर रहे हैं। इस पूरी स्थिति के बाद में अब भारत ने अपनी मुस्तैदी को और ज्यादा तेज कर दिया। सेना और सुरक्षा बलों को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को तेज करने का आदेश दे दिया गया और आतंकवादियों और हथियारों की निगरानी में तेजी से वृद्धि कर दी गई। पीओके और जम्मू कश्मीर के आसपास हमने निगरानी के साथ साथ तकनीकों को भी बढ़ाया, ताकि चीज़ों का सर्विलेंस अच्छे से हो सके और हम जो भी व्यस्त कर पाए अपनी सुरक्षा के लिए वो सारे के सारे काम करें। इसके बाद 2010 का जो दशक था, ये दशक एक नए रूप में उभर के सामने आया, क्योंकि दरअसल 2010 का दशक केवल पाकिस्तान, पीओके और भारत का दशक नहीं था, बल्कि यहाँ अब चीन का प्रवेश भी हो चुका था। दरअसल 2010 के दशक में कई रणनीतिक आंदोलन और अशांति की स्थिति देखी गई पीओके में। गिलगिट बाल्टिस्तान इस दौरान अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग तेजी से कर रहा था, जहां इसकी मुख्य मांग थी संसद में प्रतिनिधित्व और संवैधानिक दर्जा। 2014-15 के विरोध प्रदर्शन में कराधान और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी नियंत्रण के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए। 2017 में गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर आया, जिस ऑर्डर के तहत पाकिस्तान ने यह मंशा जाहिर की कि चीजें व्यवस्थित की जाएगी गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए, लेकिन यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान को कुछ भी अपने हिस्से का नहीं मिला। स्थानीय लोग औपचारिक कानून कहकर इसका विरोध, औपनिवेशिक कानून कहकर इसका लगातार विरोध करते रहे और वो चाहते थे कि यहाँ वो चीज़ों से बचें और पाकिस्तान के चंगुल से छूटकर वो अपने लिए स्वतंत्र हवा में सांस ले। लेकिन उनका सपना आज भी ये सपना ही बना हुआ है। बिजली और खनन के मामले में भी अनेक विद्रोह हुए और यहाँ पर प्लांट तो लगाए गए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि दरअसल पीओके वाले क्षेत्र में लगाए गए जितने भी प्लांट हैं, वो सारे के सारे प्लांट में भारी लोग फायदा ले रहे हैं और भारी लोग इस प्रकार से फायदा ले रहे हैं कि स्थानीय लोगों के ऊपर ही सारी चीज़ें हो रही हैं और स्थानीय लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। इसके अलावा मुजफ्फराबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मामले में भी राजनीतिक असंतोष, मानवाधिकार उल्लंघन और संकट की स्थिति लगातार बनी रही। ये चीज़ें भी संतुलित नहीं हुई और आज भी ना तो ये चीज़ संतुलित है और आज भी ये देखा जाता है कि पीओके के लोग हर एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं। वो अपनी संवैधानिक स्थिति के लिए तरस रहे हैं, संसद में प्रतिनिधित्व के लिए तरस रहे हैं, खुली हवा में सांस के लिए तरस रहे हैं, शांति के लिए तरस रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले और ये आतंक की स्थिति से वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। लेकिन आज भी वो तिल तिल तरस रहे हैं और वो सोचते हैं कि जीवन पता नहीं किस प्रकार का रहेगा और कैसे ही आगे बढ़ेगा। भू रणनीतिक और आर्थिक विकास को लेकर के इसी प्रकार की जो चीज़ें थी वो लगातार अब आगे बढ़ी। ये भी 2010 के दशक के दौरान ही हुई और यहाँ एक नया प्रवेश था चीन का। 2010 में पाकिस्तान और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अब प्रमुख गलियारे शुरू कर दिए और इस दौरान चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया और अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। इसके बाद पाकिस्तान ने इस पूरे कॉरिडोर के लिए सहमति भी दर्ज की और साथ ही चाइना के लिए यहाँ अवसर खुल गए कि वो निवेश के माध्यम से अनेक परियोजनाओं को आगे बढ़ा सके। इसके बाद अनेक बुनियादी ढांचे शुरू किए गए। जम्मू कश्मीर के जो पीओके वाला क्षेत्र है उस मामले में और पाकिस्तान की भूमि पर गिलगिट बाल्टिस्तान इस पूरे क्षेत्र में शामिल रहा, जहां पर काराकोरम राजमार्ग को विस्तार देना, ऊर्जा परियोजना स्थापित करना और सड़क निर्माण का कार्य शामिल था। गिलगिट बाल्टिस्तान के सामरिक और आर्थिक महत्व को इस दौरान काफी अच्छे से बढ़ावा दिया जा रहा था और वही चीजें जो थी वो सबके सामने निकल के भी आ रही थी। जमीन, रोजगार, पर्यावरणीय प्रभाव और राजस्व हिस्सेदारी को लेकर स्थानीय तनाव लगातार जारी रहा और आज भी स्थानीय लोग
पाकिस्तान और चीन की इस साझेदारी के मामले में विरोध दर्ज करते रहते हैं और उनका यही कहना है कि ये ज़रूरी है कि यहाँ स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, अधिकार मिले और उन्हें रोजगार मिले, ना कि बाहरी तत्व यहाँ के संसाधनों का लाभ लेके जाए। तो इस प्रकार चाइना की एंट्री ने गिलगिट बाल्टिस्तान के रणनीतिक महत्व को तो बढ़ाया, लेकिन रणनीतिक महत्व बढ़ाने के साथ ही स्थानीय लोगों के मामले में तनाव को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया और गिलगिट बाल्टिस्तान और नीचे बैठे हुए जो लोग थे, वो बैठे हुए लोग अपने जीवन के लिए और ज़्यादा परेशान रहे और ज़्यादा तनावों का सामना उनको करना पड़ा। इसके बाद स्थिति बदल गई 2019 में। दरअसल 2019 में भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पास कराया गया। ये वो स्थिति थी जब पूरी की पूरी दुनिया की नज़र भारत पे थी, क्योंकि पाकिस्तान और पीओके ये दोनों ही क्षेत्रों में लगातार भारत विरोधी नारे लग रहे थे। भारत ने जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य दर्जे को खत्म करके पूरी तरह से सभी सामान्य राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर को भी भारत का एक सामान्य राज्य बना दिया। इसका विशेष संविधान, विशेष झंडा, ये सारी की सारी स्थितियां अब खत्म कर दी गई। अब दरअसल जम्मू कश्मीर के पहले की जो स्थिति थी विरोध वाली, वो अब पूरी तरह शांत कर दी गई और जम्मू कश्मीर को विशेष से अब सामान्य बनाकर प्रत्यक्ष नियंत्रण में स्थापित कर लिया। अब इस प्रत्यक्ष नियंत्रण में स्थापित करने के बाद ये स्थिति पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खली और लगातार पाकिस्तान ने अनेक बार भारत के इस कृत्य का विरोध किया और कहा कि ये काम गलत है और फिर दोबारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। और इसके लिए विरोध केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पीओके में भी हुआ और पीओके में भी लोगों ने विरोध करके ये दिखाया कि वो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा चाहते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अब जब विशेष दर्जा खत्म हो गया तो पहले वाला माहौल उनको नहीं मिलेगा और वो आतंकवादी गतिविधियों को पहले की तरह बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे और इसी तरफ से पता चलता है कि 2019 में इस पूरे घटनाक्रम के बाद में ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की पाकिस्तान ने, लेकिन इसको सफलताएं नहीं मिली। पीओके में और साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र के अंदर बहुत प्रदर्शन हुए। एक और भारत विरोधी रैलियां आयोजित हो रही थी, तो पाकिस्तान समर्थित समूह जो थे वो सारी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर स्थानीय लोग हमारे अधिकार और संवैधानिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। वो लगातार चाहते थे कि उनको अधिकार मिले और संवैधानिक प्रतिनिधित्व मिले, जो कि नहीं मिल रहा था। अब इस पूरे घटनाक्रम में सीमा क्षेत्रों में गोलाबारी भी हुई, विस्थापन भी बढ़ गया और आम जनता इस पूरे घटनाक्रम से त्रस्त हुई। बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि 2025 में भी जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक को पास कराए जाने या फिर अनुच्छेद 370 को रद्द करने की जो वर्षगांठ थी, उस वर्षगांठ पर भारत के खिलाफ बड़ी बातें सामने आई, जो कि अभी बिल्कुल हाल ही में हुआ था और ये हर साल इसी प्रकार का काम करते रहते भी हैं। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम हमने देखा कि अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद से लगातार जारी है और पीओके में जो पाकिस्तान समर्थित समूह है वो लगातार भारत की इस स्थिति का विरोध करते हैं। पाकिस्तान करता ही रहता है, पाकिस्तान की सरकार और सेना भी ये मुद्दा बार बार उठाती रहती है। इसके साथ ही कुछ अनेक घटनाएं भी हुई इस दशक में। 2020-21 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और संसाधनों के मामले में स्थानीय लोगों ने बड़े विरोध प्रदर्शन किए। 2022-23 में ऊर्जा संकट और भीड़ प्रोटेस्ट हुए। 2024 में मानवाधिकार और अस्थिरता के कारण स्थानीय लोगों के विरोध काफी बड़े स्तर पर हुए और वर्तमान में भी फिलहाल पीओके में बड़े विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो विरोध प्रदर्शन है उसमें स्थानीय संगठन, आवामी एक्शन कमेटी और अन्य समूह नेतृत्व कर रहे हैं। जगह जगह चक्का जाम किया जा रहा है और इसके बाद से पाकिस्तान का जो प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। मोबाइल, इंटरनेट और फाइबर सेवाएं बंद हो चुकी हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी चल रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन आवामी एक्शन कमेटी चाहती है कि उसकी 38 बिंदुओं वाले चार्टर को स्वीकार किया जाए और जो भी स्थानीय लोग चाहते हैं उन्हें वो सब कुछ मिले। संवैधानिक बदलाव और पीओके को अधिक स्वायत्तता की मांग की जा रही है। कुछ समूहों के द्वारा आज़ादी या पाकिस्तान से अलग होने की मांग भी की जा रही है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते, हमें पाकिस्तान से अलग होना है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जवाबदेही में सुधार की मांग की जा रही है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं में सुधार की मांग की जा रही है। रोजगार के अवसर, सब्सिडी और व्यापार की सुविधाएं मांगी जा रही है। कुल मिलाकर शासन, प्रशासन और सामाजिक आर्थिक सुधारों के व्यापक मांग यहाँ पर स्थानीय लोग कर रहे हैं और केवल यहाँ पर स्थापित ये मांग ही नहीं हो रही है, बल्कि इस मांग के बीच में लोगों का प्रदर्शन निरंतर बढ़ता भी जा रहा है। हालांकि जिस प्रकार से यहाँ स्थानीय लोगों की मांगे हैं और कुछ लोगों का यहाँ से भारत में शामिल होना या फिर पाकिस्तान से अलग होना, ये बताता है कि यहाँ की जनता कितनी त्रस्त रही है, जो कि अब तक की इस पूरी चर्चा में हम लोगों ने समझा भी और हमें पता भी चला कि यहाँ के लोगों को केवल अपने दबाव में डरा धमका के रखा गया है, सैन्य नियंत्रण में रखा गया है। अगर यहाँ की आवाम को मौका मिलता तो ये लोग कब के अपनी आज़ादी को प्राप्त करके भारत का हिस्सा भी बन जाते। ये भारत से दूर नहीं रहते, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ किस प्रकार के कार्य जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और 2019 के बाद से जिस प्रकार का निवेश भारत सरकार जम्मू कश्मीर में कर रही है, पीओके के लोग उस पूरी स्थिति को भी समझते हैं कि यहाँ लगातार विकास के कार्य, शिक्षा के अवसर, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं लोगों को और पीओके में क्या हो रहा है, केवल आतंकवादियों का प्रशिक्षण।
अब इसी घटनाक्रम में हम ये भी देखते हैं कि हमारी वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार ने अनेक मौकों पर पीओके की जनता को ये आश्वासन दिया है कि वो खुद को अलग ना माने। चाहे बात हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर गृह मंत्री अमित शाह की या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, वे सभी लोग अलग अलग संबोधनों में पीओके की जनता को ये समझा चुके हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। आज भी भारत पीओके की जनता को अपना ही मानता है। और अभी हाल ही में अपनी मोरक्को यात्रा के दौरान तो राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि हमें पीओके को भारत में मिलाने के लिए कोई भी हमला करने की जरूरत नहीं है, आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। वो दिन जल्द आएगा जिस दिन पीओके की जनता खुद कहेगी कि हम भारतीय हैं, हम भारत के हिस्से हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत बार बार पीओके की जनता को ये समझाना चाहता है कि आप अपनी स्वतंत्रता के लिए इनिशिएटिव लीजिए, आपको समर्थन पीछे से मिलेगा, आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी। और भारत हर उस क्षेत्र के लिए खड़ा हुआ है जो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई करता है, जो अपने क्षेत्र के लिए अपने अधिकारों की मांग करता है, जो अपने लोगों के लिए लड़ता है। भारत उसको मदद जरूर देता है, जो कि हम लोगों ने बांग्लादेश के मामले में भी दिखाया ही था। लेकिन अभी भी फिलहाल ये स्थिति अधूरी है और हमारे लिए यही चाहत बनी हुई है कि पीओके फिर दोबारा एक दिन भारत में शामिल होगा और भारत में शामिल होकर भारत के साथ जुड़ करके ये भी स्वतंत्र हवा में खुले तौर पर विकास के साथ आगे बढ़ेगा। अब इसी के साथ वर्तमान की जो कहानी है वो इसी प्रकार चल ही रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन कहां तक पहुंचेगा नहीं पता, क्योंकि दरअसल अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार की दक्षिण एशिया की स्थिति बनी है, चाहे बात करें बांग्लादेश की या फिर म्यांमार की या फिर नेपाल की और श्रीलंका की, इन सभी क्षेत्रों में जो बड़े तख्ता पलट थे वो इसी प्रकार जनता के विरोध के बाद ही हुए हैं। म्यांमार में केवल एक ऐसी स्थिति थी जहां पर केवल सैन्य तख्ता पलट हुआ, लेकिन बाकी जगह जनता का ही विरोध था जिसने सभी स्थिति को उलट दिया। यहाँ पर भी अगर जनता स्वतंत्र चाहती है तो यहाँ बिल्कुल इस प्रकार के अभियान चला सकती है, आंदोलन कर सकती है, जिससे इसकी स्थिति और मजबूत होगी। और हाँ, एक दिन वो जरूर आएगा जब पीओके की जनता स्वतंत्र हवा में सांस लेगी और उग्रवाद आतंकवाद से दूर रह करके विकास, रोजगार और साथ ही आर्थिक परियोजनाओं का लाभ भी उठा सकेगी और पूरे विश्व के साथ में इनका जुड़ाव भी हो जाएगा। तो अब भारत के मामले में हम ये देखते हैं कि जो पीओके की स्थिति है, भारत लगातार कहता है कि पीओके भारत में मिलेगा और एक दिन जरूर मिलेगा, पर पीओके के पास में ऐसे कौन से विकल्प हैं जिसके माध्यम से उसको भारत में मिलाया जा सकता है या स्वतंत्रता की स्थिति स्थापित हो सकती है। तो पहला मामला है द्विपक्षीय राजनयिक समाधान। भारत और पाकिस्तान दोनों इस मुद्दे पर समाधान करें मिलकर के कि पीओके भारत में मिलेगा। हालांकि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पहले नहीं हुआ वो आज भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सेना का दबदबा बड़ा है। लेकिन ये एक ऑप्शन में है कि हाँ, ये बातचीत करके मुद्दे को सुलझा सकते हैं, बट बहुत मुश्किल है। जनमत संग्रह का प्रश्न जो शुरुआत से ही यूएन में मुद्दा पहुंचने के बाद से बना हुआ है, आज भी जनमत संग्रह हुआ नहीं है। और अगर जनमत संग्रह हो जाए तो वहाँ की जनता की क्या स्थिति है वो पता चल जाएगी कि हाँ, यहाँ की जनता क्या चाहती है। और ये मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है कि जनमत संग्रह होना चाहिए और पीओके के लोगों की बात सुनी जानी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं और वो किस तरफ मिलने के लिए तैयार हैं। प्रशासनिक या आर्थिक एकीकरण भारत के साथ होना जरूरी है। जब भारत के अपने धीरे धीरे प्रशासनिक या आर्थिक एकीकरण करेगा पीओके के साथ, तो पीओके के आवाम को वो अपने हिस्से में ले सकता है और चीजों को व्यवस्थित भी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या बहुपक्षीय वार्ताएं की जा सकती हैं इस मुद्दे के समाधान के लिए, लेकिन शिमला समझौते में हम लोगों ने ये पहले ही तय कर लिया है कि ये अब जो भी विवाद है उनका समाधान द्विपक्षीय रूप से ही किया जाएगा। इसके अलावा कूटनीतिक दांव खेलना भी भारत के हिस्से में है और भारत कूटनीतिक दांव खेलने के साथ साथ में मिलिट्री ऑपरेशंस कर सकता है और मिलिट्री ऑपरेशंस करके भारत में शामिल कर सकता है पीओके को। हालांकि ये माना जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के पास एक बड़ा विकल्प था जब भारत पीओके को शामिल कर सकता था अपनी भूमि में, लेकिन उस दौरान फिर दोबारा सीज फायर पे आके बात टिक गई और चीजों को एक नया रूप दे दिया गया। लेकिन दरअसल वही स्थिति ये भी है कि वर्तमान सरकार का ये कहना है कि हमें पीओके को मिलाने के लिए कोई हमला करने की जरूरत नहीं है और कोई बल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पीओके खुद भारत के साथ शामिल होगा और वो दिन जल्द आएगा। तो वो दिन कब आएगा, कैसे आएगा, नहीं पता। और भारत सरकार को इस दौरान क्या करना चाहिए, पीओके को भारत में कैसे मिलाया जा सकता है, क्या रणनीतियां हो सकती हैं, क्या रहेंगी चीजें, वो सारी बातें आप लोग कमेंट कीजिए। अब मेरी बातों के बाद आखिर में होते हैं आपके विचार, जहां आप लोग अपनी बातें कमेंट करके मुझे बताते हैं कि क्या कौन सी स्थिति कैसी रहेगी और क्या कैसे होगा, क्या चीजें आगे की रह सकती हैं तैयारी के लिए। हालांकि वर्तमान सरकार का पीओके के लिए झुकाव बहुत ज्यादा है और वो लगातार अनेक मुद्दों को, अनेक मोर्चों पर इस मुद्दे को उठाती रहती है और बात भी करती रहती है। बट बाकी देखते हैं कि आगे होता है क्या और ये पीओके की स्थिति भारत के साथ किस प्रकार चलती है। क्या पीओके पाकिस्तान के कब्जे के तहत भारत का निरंतर विरोधी ही बना रहेगा और यहाँ से हमारे खिलाफ ऑपरेशन ही होते रहेंगे, या फिर एक दिन वो भी आएगा जब पीओके भारत का हिस्सा बनेगा और एक अभिन्न हिस्सा बन के पीओके के लोग भारतीय स्वतंत्रता,
समानता और संप्रभुता का स्वाद चखेंगे और स्वतंत्र हवा में सांस लेंगे। ये सभी बातें भी देखने समझने वाली होंगी। हालांकि वर्तमान सरकार की रणनीतियां में बहुत कुछ झलकता है, लेकिन ये रणनीतियां किस हद तक और कब तक सफल होंगी वो चीज़ें भी देखने वाली होंगी। तो इसी के साथ आज की चर्चा को देते हैं विराम। जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी वो सारी बातें कर ली गई हैं और अब आप ये समझ गए होंगे कि पीओके का गठन किस प्रकार से हुआ और पीओके आज तक भारत के लिए किस प्रकार एक समस्या का सबब, एक आफत के जड़ बना हुआ है, जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और इसको ठीक करने के लिए अनेक ऑप्शन है और उन्होंने एक ऑप्शन में से कोई एक चूज करके निर्णय लेना होगा। बाकी देखा जाएगा क्या होता है, क्योंकि अभी तो जब तक जीवित है तब तक इस स्थिति को अनुभव हम करते रहेंगे और पढ़ते समझते जानते हुए आगे बढ़ते भी रहेंगे। इसी के अलावा द हिंदू की क्लास आप लोगों के लिए रोज सुबह रहती है, जहां हम लोग न्यूज़ एनालिसिस का एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं। तो जुड़ा कीजिए हमारे साथ हिंदी में द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। और अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टडी IQ दशहरा धमाका सेल में आपके लिए लाया है फास्ट ट्रैक बैच। ये बैच 2026 के एक्सपीरियंस के लिए, और इसमें सारा प्लान इस तरह तैयार किया गया है कि आने वाले 7 से 8 महीने में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं आपको मिलेगी, जहां आपका पूरे का पूरा आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, सीसेट सब कुछ तैयार करवाया जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा भी आपको मिलेगी, जिससे चीज़ें आपकी और बेहतरीन हो जाएगी। स्टडी मटेरियल की टेंशन नहीं लेनी, अवेलेबल है, और आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसके अलावा 11,000 का कैश प्राइस आपको मिलता है टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनने पे, और आपकी पूरी फीस रिफंड भी की जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो एनरोल कीजिए KL लाइव कोड से, क्योंकि यही कोड है जो आपको बेस्ट डिस्काउंट दिलाता है। और साथ ही स्टार्टिंग प्राइस है 7,499 और लास्ट डेट है इसके लिए 3 अक्टूबर। बाकी इसके बाद भी चीज़ें ऐसी आगे बढ़ती रहेंगी। और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही QR कोड स्कैन करके आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप लोग के लिए खास हैं। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी वो सब कुछ हो चुकी है। फिलहाल वीडियो को कीजिए शेयर, जहाँ तक भी आप लोग कर सकते हैं। पीओके तक पहुँचा दीजिए वीडियो, ताकि पीओके के लोग भी समझ जाएं कि पीओके भारत के लिए बड़ा ही अहम है। और बात केवल यही नहीं, हम चाहते हैं कि हाँ, हम खुली बाहों से पीओके का फिर दोबारा स्वागत करें अपनी इस भूमि में। तो आज के लिए इतना ही। सेशन को शेयर कीजिए, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।